हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी सेट इंग्लिश लिटरेचर का 2023 का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल्ड एनालिसिस फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। राइट, ये पार्ट 1 है। दैट मीन्स इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद 50 क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ये हम पार्ट्स में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ना केवल एक क्वेश्चन देख रहे हैं बल्कि एक क्वेश्चन से जुड़े जो 4 ऑप्शन है ना, सभी चीजों को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या हमारी प्रिपरेशन और बेस्ट हो रही है, तो इससे क्या होगा, हमारे सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। राइट, सो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 फिर हम अपलोड करेंगे। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इस ऐसे ही एमपीपीएससी का इंग्लिश का ही जो पेपर हुआ था उसका भी ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एनालिसिस वाला वीडियो 3 पार्ट्स में अपलोड कर दिया, उसे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैच करते हैं। ओके, सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो वर्क है बेन जॉनसन का, इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बेन जॉनसन बेस्ड हिज कैरेक्टर्स ऑन। दैट मीन्स जो ये वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बेन जॉनसन का, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसने इन कैरेक्टर्स को किस बेस पे रखा? 2 ह्यूमर्स पर, 4 ह्यूमर्स ऑफ मिडाइवल फिजियोलॉजी और पर्सनैलिटी या फिर टेम्परामेंट। राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ह्यूमर्स ऑफ मिडाइवल फिजियोलॉजी। इसमें 4 ह्यूमर्स है। 4 ह्यूमर्स कौन कौन से हैं? ब्लड हो गया, इसके बाद येलो बाइल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, इससे क्वेश्चन पूछे बनते हैं। अब जैसे इसमें पूछा ही है, ठीक है, येलो बाइल हो गया, ब्लैक बाइल, इसके बाद लास्ट कौन सा? फ्लेग्न, PHLEGN। राइट, जी होगा। इसके बाद क्या एक्स्ट्रा देख सकते हैं, ये पब्लिश कब हुआ था? 1598 में। ठीक है, 1598 में। अच्छा, पब्लिश हुआ था 1598 में। 5 एक्ट प्ले है ये, 5 एक्ट प्ले, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? पब्लिश किया गया था लॉर्ड चैम्बरलिन। ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलिन। राइट, ये क्वेश्चन ऐसे अपन एक क्वेश्चन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ना केवल एक आंसर जान के आंसर की तरह सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि इससे रिलेटेड और बहुत सारे जैसे क्वेश्चन है उसकी उतनी सारी डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मिरेकल प्ले? अच्छा, मिरेकल प्ले क्या है? मिरेकल मतलब चमत्कार टाइप का है ना। आप सोचोगे चमत्कार टाइप का समथिंग होगा, लेकिन इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज है। मिरेकल ऑप्शन है, इट इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ एन इवेंट और लीजेंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ सेंट और मैत्री। इट इज अ प्ले अबाउट ह्यूमर्स। इट इज ड्रामा विद लॉर्ड ऑफ कॉमेडी फार्स। इट डील्स विद द मिरेकल प्लेस ओनली। तो ये देखिए, प्ले अबाउट ह्यूमर्स, यहाँ हास्य की बात हो रही थी, ये ऑप्शन होगा नहीं। कॉमेडी और फार्स की बात हो रही थी, ये भी नहीं होगा। इट डील्स विद मिरेकल्स ओनली। केवल ऐसा जरूरी है कि केवल चमत्कार होंगे तब मिरेकल प्ले बनेगा, नहीं तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ये, क्योंकि ये क्या करता है, किसी सैंट की, किसी लीजेंड की लाइफ के बारे में ड्रामेटाइजेशन करता है। ठीक है, किसी शहीद की। और इसी साथ ही साथ सैंट प्ले भी बोला जाता है, सैंट प्ले, है ना। कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आ गया व्हाट इज मिरेकल प्ले की जगह सैंट प्ले आ गया तो यही होगा, है ना, ऐसे समझना। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द प्ले फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये मतलब बहुत ही फेमस कोटेशन है और आपने सुना भी होगा। किसकी? विलियम शेक्सपियर के वर्क मैकबेथ से लिया गया है। ठीक है, मैकबेथ से। अच्छा, कब मिलता है? एक्ट 5 और सीन 5 में ये देखने को मिलता है। ठीक है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड, है ना। नेक्स्ट देखिए, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। ड्राइडन का जो वर्क है ऑल फॉर लव, तो ये प्राइमरली एक्चुअल में बेस्ड किस पर है? शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा पर, शेक्सपियर के जूलियस एंड सीजर से और वेबस्टर के द व्हाइट डेविल से या सैकविलिस के गॉर्बोडक से। किस पर बेस्ड है ये पर्टिकुलर वर्क जो है? सो ये बेस्ड है शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा से। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, ये पब्लिश कब हुआ था ऑल फॉर लव? तो 1677 में। कब? 1677 में। एक हीरोइक ड्रामा। ठीक है, हीरोइक ड्रामा है। इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं, ब्लैंक वर्स पे लिखा गया है, ब्लैंक वर्स पे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या देख सकते हैं, ये डेडिकेटेड किसी था? इट वाज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ डनबाई। ठीक है, इसके बाद जैसे इसे देखिए, वेबस्टर के द व्हाइट डेविल्स बहुत ही फेमस प्ले है, ये 1630 में आया था। इसके बाद गॉर्बोडक
इसे फेरेक्स एंड पोरेक्स, दूसरा नाम इसका टाइटल एंड टाइटल क्या है, फेरेक्स एंड पोरेक्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका सब टाइटल पूछ लेता है, ठीक है। 1561 में आया था, ये अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी कॉमेडी सॉरी ट्रेजेडी है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज सेनेकन एलिमेंट्स आर टू बी फाउंड। सेनेकन एलिमेंट्स किस प्ले में फाउंड होते हैं? सेनेकन मतलब होता है ब्लडसेट। सेनेका एक मतलब एंशियंट टाइम पे एक राइटर था, ठीक है। तो वो क्या था, उसने लिखी थी ब्लडसेट, बहुत ही खतरनाक प्ले लिखा था उसने, ट्रेजेडी लिखी थी। तो उसी पर बेस कौन सा है, सेनेकन एलिमेंट्स किस में मिलते हैं? तो किड्स की स्पेनिश ट्रेजेडी पर, थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी पर। थॉमस किड किस एरा से बिलोंग करता है? एलिजाबेथन एरा से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, विचरलेस, कॉन्ग्रीव एंड फॉरकॉर वर प्ले राइट इन। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर राइटर्स हैं, ठीक है, ये प्ले राइट्स हैं, ये किस एरा से बिलोंग करते थे? विक्टोरियन एरा से, रेस्टोरेशन पीरियड से, रोमांटिक एज से, या फिर एलिजाबेथन एज से। तो अगर आप इसे भी अच्छे से नहीं देख पाओगे, समझ पाओगे फर्क, इसको भी नहीं समझ पाएंगे, तो विलियम कॉन्ग्रीव से समझ जाओगे कि ये किस टाइम पीरियड का है, रेस्टोरेशन टाइम पीरियड का, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए रेस्टोरेशन किस मतलब कब से कब तक माना जाता है? तो 1660 से 1700 तक। विक्टोरियन कब माना जाता है? अच्छा, रेस्टोरेशन हो गया, हाँ। फिर रोमांटिक कब माना जाता है? तो 1798 से 1837 तक, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर विक्टोरियन एरा आ गई थी। तो विक्टोरियन एरा कब से कब मानी थी? 1837 से 1837 से हो गया 1837, हाँ, 1901 तक। फिर इसके बाद एलिजाबेथन एरा कब आती है? 1558 से 1603, ठीक है। ऐसे करके ये टाइम पीरियड है ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट्स रिवाइज द शेक्सपियर्स किंग लियर एंड गेव इट अ हैप्पी एंडिंग। दैट मीन्स कि जो किंग शेक्सपियर का एक प्ले था किंग लियर, है ना, तो उसमें हैप्पी एंडिंग किसने दी? क्योंकि उसमें देखते हो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट्स रिवाइज्ड द शेक्सपियर्स किंग लियर एंड गेव इट अ हैप्पी एंडिंग। दैट मींस विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लियर, इसको हैप्पी एंडिंग किसने दी? क्योंकि उसमें तो बड़ी खराब एंडिंग रहती है। तो इस पर्टिकुलर प्ले को हैप्पी एंडिंग किसने दी थी? नाहम टेट ने, एलन टेट ने, सैमुअल जॉनसन ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो दो में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये करेक्ट है, नाहम टेट। अब अच्छा देखो, नाहम टेट, एलन टेट, ये टेट में कंफ्यूज मत होना, नाहम टेट करेक्ट ऑप्शन है। और इसे पब्लिश कब किया था? 1681 में जब पब्लिश किया था, हैप्पी एंडिंग दे करके, जिसने रिवाइज्ड फॉर्म निकाला था इसका किंग लियर का 1681 में। अच्छा, नेक्स्ट है, मीफिस्टोफेलिस इज अ कैरेक्टर इन मार्लोस प्ले इन टाइटल। मीफिस्टोफेलिस किस प्ले का कैरेक्टर है? तो ये बड़ा इजी है, डॉक्टर फॉस्टस का, है ना। अच्छा, डॉक्टर फॉस्टस के बारे में अगर बताएं तो डॉक्टर फॉस्टस जो प्ले है ये पब्लिश कब हुआ था? 1592 में, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछ लेता है, इसका फुल टाइटल पूछ लेता है। तो इसका फुल टाइटल क्या है? द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। अगर मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बिलोंग्स टू द किचन सिंक ड्रामा। अच्छा, ये पर्टिकुलर राइटर्स के प्ले हैं, इनमें से कौन सा प्ले किचन सिंक ड्रामा का एग्जाम्पल है? सबसे पहले जान लो किचन सिंक ड्रामा है क्या। तो किचन सिंक ड्रामा क्या है? जो एक किसी भी इंसान की ह्यूमन लाइफ के ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बताता है, उसके स्ट्रगल के बारे में बताता है, ठीक है। सो स्ट्रगल के और ये कौन सी ह्यूमन वर्किंग क्लास के स्ट्रगल और डेली लाइफ के बारे में जो डिपिक्ट करता है, वो क्या होता है? वो किचन सिंक ड्रामा कहलाता है। तो इनमें से सॉस की कैंडिडा हो गई, गोल्ड स्मिथ, सी स्टूप्स टू कॉन्कर, लुक बैक इन एंगर, डेथ ऑफ सेल्समैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑसबोर्न का लुक बैक इन एंगर। है, ठीक है। और इसे रियलिस्टिक प्ले भी माना जाता है, रियलिस्टिक प्ले, ठीक है। आया कब था ये? 1956 में, ठीक है। और अगर नेक्स्ट ऊपर देखें जीबीसी का कैंडिडा देखें तो ये आया था 1894 में और पब्लिश हुआ था 1898 में। किसमें पब्लिश हुआ था? अच्छे से अगर याद करोगे तो जीबीसी का एक कलेक्शन आया था, प्लेज एंड प्लीजेंट्स करके, है ना। सैमुअल बेकेट्स
वेटिंग फॉर गोडोट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ। वेटिंग फॉर गोडोट ये बहुत ही फेमस प्ले है, बहुत ही फेमस प्ले है, और ये किस पर्टिकुलर ये जो दिए हुए मूवमेंट्स दिए हुए हैं या फिर जेंडा दिए हुए हैं, इस जेंडा से किस जेंडा से बिलोंग करता है? द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व, कॉमेडी ऑफ मिनास, या ट्रेजिक कॉमेडी, या फिर किचन सिंक ड्रामा। तो बहुत ईजी, अगर आपने देखा होगा द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व अगर आपने पढ़ा होगा तो ये दो कैरेक्टर की कहानी है, वाल्दमीर और एस्ट्रागॉन। वाल्दमीर और एस्ट्रागॉन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी कॉल अ पासिंग रेफरेंस टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन, प्लेस और इवेंट। तो इसमें से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? कॉन्सोनेंस है, मेटाफर है, एसोनेंस है, या फिर एल्यूजन है। तो ये तीनों के कोई ऑप्शन बैठते ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एल्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एल्यूजन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी कॉल अ लैंग्वेज विच स्ट्राइक्स द ईयर एज स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल। व्हाट डू वी कॉल अ लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को विच स्ट्राइक द ईयर एज स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल। दैट मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो बड़ी स्मूथ है, प्लीजेंट है सुनने में, और म्यूजिकल, उसे क्या बोलते हैं? ईओफोनी, कोकोफोनी, डिसोनेंस, या फिर डिस्टर्बेंस। तो सबसे पहले डिस्टर्बेंस का ऑप्शन नहीं है। डिसोनेंस अलग चीज है, जो कि म्यूजिकल में हार्मनी की कमी, लैक ऑफ हार्मनी होता है। रही बात ईओफोनी की, तो ये सही लग रहा है, क्योंकि ईओफोनी क्या है? स्मूथ और प्लीजेंट साउंड देता है, ऐसी लैंग्वेज होती है। और उसी के अपोजिट है कोकोफोनी। कोकोफोनी क्या है? हार्श लैंग्वेज। ठीक है, हार्श साउंड। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ईओफोनी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द ग्रीक टर्म प्रोसोपोपिया मीन इन इंग्लिश। प्रोसोपोपिया का मतलब क्या है? वर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन, लिरिकल क्वालिटी और कैरेक्टराइजेशन। अच्छे से देखोगे तो ये पर्सनिफिकेशन का ग्रीक टर्म है प्रोसोपोपिया। ठीक है, दैट मीन्स ये इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन बोलते हैं और ये ग्रीक टर्म में प्रोसोपोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लव सॉन्ग ऑफ जो एल्फ्रेड पिफोक, व्हाट डू वुमेन कम एंड गो टॉकिंग अबाउट। तो ये लव सॉन्ग ऑफ जो एल्फ्रेड पिफोक जो वर्क है, किसका है? करंट कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो ये क्या है कि जो उसमें जो विमेन आती जाती रहती है, वो किसके बारे में बात करती रहती है? हेलन की, माइकल एंजेलो की, अरिस्टोटल के, एलियट के। तो करेक्ट आंसर होगा माइकल एंजेलो के। ये है कौन? ये इटालियन स्कल्पचर है। ठीक है, इटालियन स्कल्पचर। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी हु वाज द हस्बैंड ऑफ हेलन। हेलन, अच्छा देखो, ग्रीक माइथोलॉजी की बात ही हो रही थी। हेलन कौन? सबसे पहले बताओ हेलन कौन है? अगर अच्छे से पढ़े हुए ग्रीको रोमन पीरियड तो याद होगा, हेलेन ऑफ ट्रॉय करके एक वर्क था। हेलन की वजह से पूरा हेलेन ऑफ ट्रॉय में जो युद्ध वार वगैरह हुआ था, है ना। तो उस हेलन का हस्बैंड कौन था? ओडिशियस, मेनोलस, फास्टस या टेंडेरियस। तो ये दोनों तक कोई ऑप्शन ही बैठता है, ये फास्टस और ओडिशियस, क्योंकि ये तो योद्धा था। ठीक है, और ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनोलस। ये है हमारा, ये हस्बैंड है हेलेन ऑफ ट्रॉय का, आई मीन हेलन का। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम पर्दा। पर्दा का राइटर कौन है? ये पर्दा पोएम किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर है सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ कैसी है? कन्फेशनल। टेनिसन जानते हैं, विक्टोरियन। टीएस एलियट हो गया मॉडर्न। टेड ह्यूजेस कौन है? टेड ह्यूजेस ये चिल्ड्रंस राइटिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिए, what is the name given to a composition consisting of lines of iambic pentameter which are unrhymed। consisting of lines of iambic pentameters मतलब ऐसा कंपोजिशन जिसमें iambic pentameters की लाइंस है बट राइम्ड नहीं है, अनराइम्ड है, तो वो क्या कहलाता है? कपलेट, ब्लैंक वर्स, ब्लैक एस्थेटिक, ओड। तो करेक्ट, कपलेट का कोई चांस नहीं बैठता, ओड का भी कोई चांस नहीं बैठता। ये तो कुछ सीन ही नहीं समझ में आ रहा, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्लैंक वर्स। ठीक है, ओड क्या है? किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्क्राइब करना। हु इज द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, व्हाट थॉट द फील्ड इज लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल, द स्टडी ऑफ रिवेंज, इमोर्टल हेट एंड करेज एंड एबल सबमिट और यील्ड। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किसकी लाइन है? व्हाट थॉट द फील्ड इज लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। दैट मीन्स भले एक फील्ड में हार गए, लेकिन सब कुछ नहीं हारे, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। बहुत ही फेमस लाइन है। किसकी है? किसके द्वारा बोली गई? सैटर्न के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखें। What is the pattern of sonnet called with the rhyming scheme of AB AB BC BC CD CD EE। तो ये पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम है। ये कौन सी राइमिंग स्कीम है? मतलब कौन सी सोनेट की राइमिंग स्कीम है? इटालियन सोनेट की, स्पेंसरियन की, इंग्लिश की, शेक्सपियरियन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेंसरियन की। ये किसकी है? स्पेंसरियन की। इटालियन की कौन सी है? तो मैं अगर बताऊं, ABBA CDE CDE। अगर इसे याद करना है, इसे
इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। इसे अगर याद करना तो एक ट्रिक याद कर लेना, अब्बा अब्बा चढ़े चढ़े, ऐसे हम याद किए थे, अब्बा अब्बा चढ़े चढ़े। स्पेंसरियन पता चल गया, ए बी बी ए सॉरी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई। वैसे ही थोड़ा सा मैच करते हुए शेक्सपियरियन सोनेट, कौन सी, ए बी, अब ये बी सी है ना, तो उसमें बी सी नहीं है, उसमें सी डी सी डी, इसके बाद ई एफ फिर जी एक कपलेट, ठीक है। और रही बात इंग्लिश सोनेट की, तो शेक्सपियरियन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट जाना जाता है, समझ लेना, ठीक है। तो एक टाइप ऐसा भी निकलता है, कौन सी है, पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन, ठीक है, और कौन सी है, इंग्लिश सोनेट, ठीक है। तो इटालियन सोनेट ही कहलाती है पेट्रार्कन सोनेट, और इंग्लिश सोनेट को आई मीन शेक्सपियरियन सोनेट ही कहलाती है इंग्लिश सोनेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर डू दीज लाइन्स अकर, डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी, देयर वॉज एन ऑफुल रेनबो ऑन इन हेवन। तो किसकी लाइन से, तो इसका आंसर है ये जॉन कीट्स की लामिया करके एक पोएम है, उसकी लाइन से, जॉन कीट्स की लामिया। ये आई कब थी, 1820 में। ये नरेटिव पोएम है, कैसी पोएम है, नरेटिव पोएम है, ठीक है। अच्छा, रही बात मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, तो 1667 में आया था, पता है। ड्राइडन का मैकफ्लेक्नो 1681 में आया था। वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड आया था 1850 में, लास्ट में पोस्टमियस वर्क पब्लिश हुआ था ना। द जर्म ऑफ नॉवेल ले इन द मिडेवल डैश डैश व्हाट, तो जर्म ऑफ नॉवेल मतलब नॉवेल किस मिडाइवल पोएट्री में, प्रोज रोमांस, या किससे स्टार्ट हुआ, नो फिक्शनल नॉवेल किससे स्टार्ट हुआ था, तो मिडाइवल रोमांस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मिडाइवल रोमांस को सिविलरिक रोमांस भी बोला जाता है, ठीक है। सिविलरिक मतलब समथिंग अबाउट ब्रेवरी। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु कॉल्ड द नोवेल अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ, दैट मीन्स यहां अच्छे तरीके से लिखा नहीं है। हु कॉल्ड द नोवेल मतलब नॉवेल को किसने अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ बोला है, मतलब नॉवेल जो लिखी जाती है ना, नॉवेल, उनको उसको एक स्टेटमेंट दी है, क्या, समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ, उसको मतलब कोट किया, वो क्या है, एक एक्चुअल लाइफ की समरी है। किसने बोला, फील्डिंग ने, गैनफोर्ड ने, मेरेडिथ ने, या कि डब्ल्यू.ई. विलियम्स ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल डेफो। इस तरीके से हम डेनियल डेफो को एक रियलिस्टिक पोएट भी नॉवेलिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो रियलिस्टिक नॉवेल्स लिखता था। और रही बात हेनरी फील्डिंग की, ये ह्यूमर और सटायर के लिए बड़ा फेमस है, ह्यूमर और सटायर के लिए फेमस है, और ये पिकरेस्क नॉवेल भी लिखता था, पिकरेस्क। टू विच एज डिड चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू, चार्ल्स डिकेंस किस एज से बिलोंग करता था, विक्टोरियन, एलिजाबेथन, मॉडर्न, या फिर क्लासिकल। करेक्ट बड़ा इजी है, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज से बिलोंग करता था। और रही बात एज की, तो एज के बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, द नॉवेल इंटाइटल्ड द फॉरेनर इज रिटन बाय, द फॉरेनर करके एक नॉवेल है, बहुत अच्छी नॉवेल है, मुझे खुद भी पढ़नी है, हाँ। तो ये जो नॉवेल है, ये किसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी, मुल्कराज आनंद के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अनीता देसाई के द्वारा, अरुण जोशी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण जोशी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस स्टोरी द लेडी ऑफ द टाइगर, इसके ऑथर कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन है F.R. स्टॉकन। नेक्स्ट है, द इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट मुल्कराज आनंद वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ। अच्छा, मुल्कराज आनंद जो है किसकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस थे, राजा राम मोहन राय के, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यार इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एमपीपीएससी जो जिसने कंडक्ट करवाया एमपी सेट का एग्जाम, एमपीपीएससी ने क्या आंसर दिया है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन कैंसिल भी हो गया था। और अगर आप गूगल पे जाओगे तो उसमें जॉन रस्किन,
जॉन रस्किन और क्या बताता है, जॉन रस्किन और विलियम मॉरिस बता रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं माना जा सकता इसका। इसके बाद आगे देखिए, फील्डिंग लूजली हेनरी फील्डिंग लूजली कलेक्टराइज द नॉवेल एज अ कॉमिक एपिक इन वर्स, रोमांस, ड्रामा या फिर प्रोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोज। नेक्स्ट है हार्ड टाइम्स, बहुत ही फेमस नॉवेल, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल। हार्ड टाइम्स इज अ नॉवेल पेन्ड बाय, किसके द्वारा पेन की गई थी हार्ड टाइम्स? तो करेक्ट ऑप्शन है थॉमस आर.डी., चार्ल्स डिकेंस, फील्डिंग टेल्स। करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है हार्ड टाइम्स, ठीक है। आई कब थी ये नॉवेल? 1854 में। आगे देखिए, हु हैज रिटन द कलेक्शन ऑफ एसे अ राइटर्स नाइटमेयर। अ राइटर्स नाइटमेयर करके एक एसे है, इसे किसने लिखा? जॉन ड्राइडन ने, आर के नारायण ने, और एल्डस हक्सले, एपीजे अब्दुल कलाम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आर के नारायण ने। आर के नारायण ने लिखा। ये भी बहुत अच्छा एसे है वैसे। और आया कब था? 1988 में। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द डीलर इन द एसे थर्ड थॉट सेल द पेंटिंग फॉर 10 सीलिंग ओनली। तो एक थर्ड थॉट करके ऐसे है, इसमें एक डीलर रहता है, वो पेंटिंग को 10 सीलिंग में काहे बेच देता है? नरेटर वाज डीलर्स फ्रेंड, क्योंकि वो दोस्त था नरेटर जो था डीलर का दोस्त था, या फिर डीलर वाज इन हरी, डीलर जल्दी में था, डीलर को उसकी ओरिजिनलिटी, पेंटिंग की ओरिजिनलिटी नहीं पता थी, या फिर डीलर वाज इन डायर नीड ऑफ मनी, या फिर उसे पैसे जरूरत थी। तो करेक्ट आंसर है उसे एक्चुअल में पेंटिंग की ओरिजिनलिटी, उसकी वैल्यू पता ही नहीं थी। साथ साथ आप ये देख सकती है, जो थर्ड थॉट ये नॉवेल है, ऐसे है, ये आया कब था? 2018 का। बताओ, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन पूछा, एकदम मॉडर्न, 2018 में ऐसे आया। और किसका ऐसे है? ईवी लुकास का। ईवी लुकास का। आगे देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियस मूड पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। जवाहरलाल नेहरू, राजा राव, नीरज सिंह चौधरी या फिर राजगोपालाचारी। तो बड़ा इजी है, नीरज सिंह चौधरी। अच्छा, आई कब थी ये पर्टिकुलर ये ऑटोबायोग्राफी? आई थी 1951 में, ठीक है। ये बार कहा था 1951 में। और इसके साथ साथ अगर इस नोवेल के बारे में जान ले, तो ये पर्टिकुलर नोवेल जो है ये 4 बुक्स में डिवाइडेड है। 4 बुक्स में डिवाइडेड है, और हर बुक में एक एक प्रीफेस मिलेगा, प्रीफेस, और 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम? तो ये बड़ा इजी है, जानते हैं, विंग्स ऑफ फायर 1999 में आया था, और किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया था? और अरुण तिवारी। अरुण तिवारी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिटन द एसे द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। अच्छा, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जो एसे किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट ने, चार्ल्स लैम ने, गोल्ड स्मिथ ने, स्टीवेंसन। करेक्ट आंसर है चार्ल्स लैम ने। और चार्ल्स लैम का एक फेमस एसेज कलेक्शन है एसे ऑफ एलिया। एसे ऑफ एलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत चांसेस रहते हैं पूछने की। तो ये कब लिखा गया था? कब पब्लिश हुआ था? एज अ बुक फॉर्म 1823 में। इसके बाद, हु हैज रिटन द एसे द फंक्शन ऑफ अ टीचर। द फंक्शन ऑफ अ टीचर किसने लिखा? हेनरी जेम्स एडिशन, बर्टल रसल, स्विफ्ट। करेक्ट आंसर बर्टल रसल। नेक्स्ट देखिए, टू विच सेंचुरी डिड ओलिवर गोल्डस्मिथ बिलोंग। ओलिवर गोल्डस्मिथ किस सेंचुरी से बिलोंग करता है? तो इसकी जो नॉवेल्स है अप्रोक्सीमेटली 17 और समथिंग के आसपास आई थी, तो ये 18 सेंचुरी हो जाएगा कम से कम। इसके बाद देखिए, हु इज द राइटर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन। अच्छा, बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन किसने लिखी है? जेम्स बॉसवेल ने। कब आई थी? 1791 में। I promise him never to draw a faulty character which does not fit at least 1,000 people, or to publish a single paper that is not written in the spirit of benevolent and with love mankind। ये किसकी कोटेशन किसने बोला है इसने? तो ये एडिशन ने बोला है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? ये बड़ा इजी है, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड लैंग्वेज। तो सबको पता है स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन क्या है? इसको भी जान लो। तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्पीच साउंड क्या है? स्पीच साउंड क्या है? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी। इसके बाद लैंग्वेज यूज की स्टडी क्या है? लिंग्विस्टिक, ठीक है। ये सारे टर्म आप इकट्ठा देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड कंबाइंड क्रिएटिंग मीनिंग। तो
ऐसी टर्म जो क्या करती है, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म, वर्ड्स कैसे फॉर्म है, कंबाइन कैसे, तो वही चीजें बताई गई, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, तो मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ओरिजिनली कॉल्ड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या बोला जाता था, तो एक्चुअल में क्या है, ये एंशियंट टाइम से लिया गया है, एंशियंट टाइम से, ठीक है, तो एंशियंट टाइम को क्या बोलते हैं, क्लासिकल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु क्वाइंड द टर्म कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, अच्छा कम्युनिकेटिव कंपिटेंस किसने, ये मतलब टर्म किसने क्वाइन किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नोम चॉम्स्की, स्टीवन पिनकर, करेक्ट है डेल हाइम्स ने कम्युनिकेटिव कंपिटेंस किया था। और इसी के साथ एक ऐसा वर्क आता है जो नोम चॉम्स्की ने किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कंपिटेंस करके। नेक्स्ट है हु क्वाइंड द टर्म लिंग्विस्टिक कंपिटेंस, ये देखो आ गया, लिंग्विस्टिक कंपिटेंस किसने क्वाइन किया था, नोम चॉम्स्की, और कम्युनिकेटिव कंपिटेंस किसने किया था, डेल हाइम्स ने, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हु डेवलप्ड द साइलेंट वे लैंग्वेज टीचिंग मेथड, साइलेंट वे लैंग्वेज टीचिंग मेथड किसने डेवलप किया, नोम चॉम्स्की नहीं है, स्टीवन क्रासन ये भी नहीं है, जेम्स एसर नहीं है, ये है कैलेब गैटिगो। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ पचरूज सर्कल्स रेफर्स टू, ये टू सेंचुरीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज एन एडिशनल लैंग्वेज, द इनर सर्किल, द आउटर सर्किल, सेमी सर्किल, एक्सपेंडिंग सर्किल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द आउटर सर्किल। लेकिन मतलब जो विभाग ने क्या माना है, आउटर सर्किल एक्सपेंडिंग सर्किल दोनों, ठीक है। ये इसके साथ साथ ये देख लिया, कचरूज का एक्चुअल में नाम ये है ब्राज कचरू, ये इंडियन अमेरिकन राइटर है, ठीक है, लिंग्विस्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, तो पास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो हुआ काम पास्ट में, तो वो मतलब कौन से टेंस को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट फ्यूचर, तो ये बड़ा इजी है पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द इलेक्ट्रिक अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसका टू कंबाइन वेरियस मेथड एंड अप्रोचेज, टू सिंगल मेथड एंड अप्रोच, टू फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी, टू एम्फसाइज ऑन रूट लर्निंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कंबाइन वेरियस मेथड्स एंड अप्रोचेज। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जेडपीडी स्टैंड्स फॉर इन वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इसका पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे ऐसे ही पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। So if you like the video, please hit the like button. So if you like the video, please hit the like button. So if you like the video, please hit the like button. Thank you for watching the video.